हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो भाई आज के इस वीडियो में पहले आपको हम इसका इंट्रो पढ़ाएंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि भाई ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या होते हैं, और भाई इनका पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको यहीं पर क्लियर करा देंगे। और भाई उसके बाद इसी वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को भी हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। भाई प्रतिलोम मीन्स होता है इनवर्स, और फलन तो आप पिछले पार्ट से पढ़ के ही आए हो, अर्थात हमें यहाँ इनवर्स फंक्शन ही पढ़ने हैं। तो भाई इनवर्स फंक्शन क्या होता था एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है जो कि भाई x से y में है, और भाई दूसरा फंक्शन जो g है वो y से x में है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है x से y में, एक फंक्शन g है y से x में है। और भाई कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर fx का मान y हो और gy का मान x आ जाए तो भाई आप तुरंत कह सकते हो कि जो g है वो f का इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं भाई, g बराबर f इनवर्स। जो g वाला फंक्शन है वो f का इनवर्स होगा। कंडीशन कौन कौन सी होती हैं कि भाई जो f का डोमेन है वो यहाँ रेंज बन जाएगा, जो यहाँ रेंज है वो यहाँ डोमेन बन जाएगी। दूसरी बात, अगर fx का मान y है तो gy का मान x होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन पूरी हो रही हैं तो आप भाई तुरंत कह सकते हो कि जो g है वो f का इनवर्स है। अब जो सबसे खास बात यहां पर थी वो अब आपको बताने वाले हैं कि भाई आप f का इनवर्स तब ज्ञात कर सकते हो जब f जो है वह एकाकी आच्छादक हो। तो भाई किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि वह एकाकी आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो हमारी बेसिक कंडीशन है। अगर एकाकी आच्छादक है तो आप ये वाली अगर कोई कंडीशन पूरी कर रहा है तो आप इनवर्स निकाल सकते हो। अब आ जाओ त्रिकोणमितीय फलनों पर, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो आप पहले साइन पे आ जाओ। भाई मान लो साइन एक्स के आपको मान लेने हैं। ठीक है, तो भाई साइन एक्स में खास बात क्या होती है कि अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे, कोई भी वैल्यू, तो भाई उत्तर हमेशा -1 से और +1 के बीच में ही आता है। साइन की भाई यही खास बात है। तो यहां पर लिख सकते हो कि r से कहां कहां तक जाओगे, -1 से 1 तक ही जाओगे। भाई ये है साइन की खास बात। अब भाई यहां से हमें क्या बात पता चलती है, पहले आप इसको देख लो। r से -1 और +1, यहां पर दो बातें लिखी हुई हैं। इसका मतलब है आप r वास्तविक संख्याओं में कोई भी मान रखो, साइन में जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ही आएगी। आप चाहे साइन 0 का मान देख लो, साइन 30 का मान देख लो, साइन 45 का मान देख लो, साइन 90 का मान देख लो, जो भी वैल्यू हैं वो -1 और +1 के बीच में ही आती हैं। सेम होता है कॉस में, कॉस में भी सेम होता है। भाई कॉस अगर लोगे तो वहां पर भी अगर r से जाओगे आप तो -1 और +1 के बीच में ही रहोगे। अब प्रॉब्लम यह है हमारे पास कि इधर तो r है लेकिन इधर -1 से +1 के बीच में ही वैल्यू है। तो ये दोनों ही जो फंक्शन है ये आच्छादक नहीं होंगे, और भाई एकाकी भी नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि दो वैल्यू के सेम मान निकल आते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये भाई अपने विशेष नेचर के चलते एकाकी और आच्छादक नहीं होते हैं। अब भाई यहां से आपको लग रहा होगा कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स एकाकी आच्छादक नहीं हो सकते हैं तो हम इनका इनवर्स कैसे निकालेंगे। भाई इनवर्स निकालने के लिए जो हमारे बेसिक डिमांड है वो एकाकी और आच्छादक होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही एकाकी आच्छादक नहीं है। तो हम पहले करते क्या हैं, इन्हें हम एकाकी आच्छादक बना लेते हैं। भाई आपको पढ़ाया गया होगा अगर हम डोमेन और रेंज में परिवर्तन कर दें तो हम किसी भी फलन को एकाकी आच्छादक बना सकते हैं, किसी भी फलन को। ठीक है, तो हम करते क्या है, यहाँ पे जो हमारा डोमेन है उसे हम r नहीं लेंगे, r से बदल देंगे। ऐसे ही यहाँ पर कॉस में भी जो डोमेन है वो r से बदल देंगे, और ये दोनों ही एकाकी आच्छादक हो जाएंगे। अब देखना कैसे। अब भाई जो साइन एक्स लिखा था अगर आप उसे कुछ इस प्रकार से लिख दें, साइन एक्स, और भाई जो डोमेन है r उसे हम बदल कर कुछ इस प्रकार से कर दें, -½ पाई से +½ पाई, और भाई उसे ले जाएं -1 से
+1 तक। अब देखो जो हमारा डोमेन था पहले r था, अभी हमने क्या किया है, डोमेन को काफी सीमित कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया है। तो इस छोटे डोमेन से फायदा ये होगा, जब आप डोमेन से रेंज में जाओगे तो ये वाला फंक्शन एकाएकी आच्छादक हो जाएगा, और जब एकाएकी आच्छादक हो जाएगा तो आप इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हो। सेम आप कास में करोगे, कैसे लिखोगे भाई, सबका अलग अलग रहेगा। जो कास है पहले हमारा r था, अभी हो जाएगा 0 से पाई के बीच, और सामने वाली वैल्यू तो वही रहनी है। तो जो हमारा साइन x है और जो ये हमारा cos x है, ये दोनों ही एकाएकी आच्छादक हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको भाई डोमेन जो है वो छोटा करना पड़ रहा है। यहां पर हमने डोमेन r लिया था, r तो भाई बहुत बड़ी चीज है, तो हमने क्या किया, उसे काफी छोटा कर दिया, -½ पाई से +½ पाई, यहां कर दिया 0 से पाई। अगर आप इनके बीच देखोगे तो ये एकाएकी आच्छादक हो जाएंगे, और अगर ये एकाएकी आच्छादक हो जाएंगे तो हम इनका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मेन बात थी कि भाई उनको एकाएकी आच्छादक बनाना पड़ेगा, वरना तो आप उनका इन्वर्स लिख ही नहीं सकते हो। तो अभी एकाएकी आच्छादक हो गए हैं, अब आपको बताने वाले हैं इनका इन्वर्स। अब भाई मान लो कि हमारे पास कहीं कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है sin x बराबर y। अगर हमें यहां से x का मान निकालना पड़ जाए तो आप भाई कैसे निकालोगे, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, x बराबर साइन इनवर्स y, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और भाई कास में भी आप सीधा ही कर सकते हो, अगर कहीं पर लिखा है cos x बराबर y और x का मान पूछे तो भाई क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y। इस प्रकार से साइन और cos को आप इनवर्स में बदल सकते हो। भाई साइन cos क्या, आप जो हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं वो 6 को बदल सकते हो। हमने उदाहरण के रूप में आपको केवल साइन और cos ही बताया है, लेकिन आप सबको बदल सकते हो। भाई इनवर्स की खास बात क्या होती है, अगर आपका मेन फंक्शन x से y में है तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा, अर्थात जो f इनवर्स होगा, वो भाई जस्ट उल्टा हो जाता है, उसकी डोमेन और रेंज जो है वो जस्ट उल्टा हो जाती हैं, y से x में हो जाती हैं। यही खास बात है इनवर्स फंक्शन की। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं कि भाई जो हमारे 6 इनवर्स फंक्शन होंगे उनकी डोमेन और रेंज कहां से कहां तक जाएगी। देख लो भाई, जैसे ये sin x लिखा हुआ है, अगर हमको निकालनी पड़ जाए साइन इनवर्स x की डोमेन और रेंज, तो भाई कहां से कहां तक होगी, आप इसका जस्ट उल्टा करके देख लो। देखो कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 तक ये डोमेन है, और भाई रेंज कहां तक होगी, -½ पाई से +½ पाई। कॉस में भी आप उल्टा करके लिख लो यहां पर, तो कॉस इनवर्स x की क्या हो जाएगी भाई, यहां देख लो -1 से +1, और भाई यहां पर है 0 से पाई। तो साइन और कॉस की जस्ट उल्टा करनी है। ऐसे भाई आपकी साइन और कॉस की नहीं, 6 जो हमारे पास फंक्शन होते हैं भाई 6 की आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको हम 6 की बता देंगे, जो कि भाई आप याद कर लोगे इसी प्रकार से। ठीक है, और उसके आधार पर हम प्रश्नावली हल करेंगे। अब भाई यहीं पर अगर tan को आपको लिखना पड़ जाए, tan इनवर्स x, तो भाई tan और cot की खास बात होती है, वहां पर जो ये वाला रहता है वो r ही रहता है। साइन और cos में हमने सीमित किया था, लेकिन tan और cot जो होते हैं वो r पर भी एकाएकी और आच्छादक हो जाते हैं। और जो ये वाला है वो साइन का रहता है, तो भाई आपको याद करने में काफी आराम जाएगी। tan और साइन का देखो सेम है, -π/2 से π/2 तक, बस खाली क्या है हमारा डोमेन बदल जा रहा है। सेम आप cot में आ जाओ, यहां हो गया भाई cot इनवर्स x, यहां पर भी r रहेगा, और जो यहां पर रेंज होगी वो cos वाली आ जाएगी 0 से पाई। तो देखा, जो साइन में है वही tan में है, जो cos में है वही cot में है, बस खाली डोमेन का फर्क है। अब भाई यहीं sec की देख लो, sec इनवर्स x, sec भाई जो कि cos इनवर्स का जस्ट उल्टा होता है, भाई cos का उल्टा ही तो sec होता है। अभी देखना, r माइनस r में से cos वाला घटा दो, r में से cos वाला घटा दो, और भाई रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी cos वाली। लेकिन यहां पर एक खास बात है कि भाई आपको π/2 नहीं लेना है। और π/2 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि भाई जो sec π/2 पर इनफाइनाइट हो जाता है, जैसे cos 0 होता है तो sec उसका उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट वैल्यू हमें हटानी पड़ेंगी। आपको यहां पर cosec में भी हटानी पड़ेंगी, ध्यान दीजिएगा। cosec इनवर्स x, जो हमारा डोमेन है वो सेम रहता है, जैसे हमारा साइन और कॉस में सेम था,
सेक और कॉसेक में भी सेम है, उसी प्रकार टैन और कॉट में भी सेम है। बस यहाँ क्या फर्क है, लिखना है हमें साइन वाला, -π/2 से +π/2। लेकिन जो हमारा जीरो वाला है वो आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कॉसेक जीरो जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आपको हमने यहां पर 6 फंक्शन के भाई इनवर्स के डोमेन और रेंज यहां पर क्लियर करा दिए। अब भाई प्रश्नावली शुरू करने से पहले यहां पर कुछ और सूत्रों को देख लो, जिनकी सहायता भाई अगर आप लोगे तो आप एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से हल कर पाओगे। ठीक है, तो पहला जो सूत्र रहेगा, अगर साइन इनवर्स -x कहीं पर आ जाए, साइन इनवर्स -x, तो आप इसे साफ तौर पे -sin इनवर्स x लिख सकते हो। सेम अगर होता है tan के साथ में, ठीक है, तो वहां पर भी आप क्या करोगे, माइनस को बाहर निकालकर लिख सकते हो। सेम होता है कॉसेक के साथ में। ठीक है, अगर वहां माइनस लगा है तो आप वहां पर भी भाई माइनस को बाहर निकालकर लिख सकते हो। तीनों एकदम सेम बिहेवियर करते हैं। लेकिन अगर यही चीज कॉस में आपको लिखी मिलती है इस प्रकार से, तो भाई कॉस में आप माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हो, वहां पर आप पाई माइनस करके लिखने वाले हो ऐसे। ठीक है, यहां पर केवल माइनस को बाहर निकाल रहे थे, यहां पर पाई माइनस करके आपको लिखना होगा, जिससे आप बेहद आसानी से सवालों को लगा पाओगे, जो हमारे प्रश्नावली में भी आपको मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर कॉट में भी सेम होगा और भाई यहां पर सेक में भी एकदम सेम होने वाला है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो वो जो 3 है ऊपर वाले वो सेम बिहेवियर करेंगे, कॉस कॉट और सेक ये तीनों ही सेम बिहेवियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना सीख गए हो तो आप भाई प्रश्नावली को शुरू कर सकते हो। और भाई देख लो हमारे पास पहला सवाल क्या है प्रश्नावली में। ठीक है, अब भाई पहला सवाल दिया हुआ है, साइन इनवर्स में लिखा है -1 और भाई आपसे कह रहा है कि इसका मुख्य मान निकालकर दिखाइए। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अगर साइन में माइनस लिखा हुआ है तो आप भाई इस वाले सूत्र का प्रयोग करोगे और माइनस को ना डायरेक्ट बाहर निकाल लोगे इस प्रकार से। और अब जरा हमें बता दो कि भाई साइन में 1/2 किसका मान होता है। एक और बात, यहां आप केवल रेडियन वाले मान ही प्रयोग करोगे, यहां 30, 45 और 90 आप नहीं लिखने वाले हो, सीधा आप पाई में बात करोगे भाई। तो यहां पर π/6 की ये वैल्यू होती है, साइन 1/2। साइन इनवर्स में अगर 1/2 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू होगी π/6 की। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो भाई, मान लो कहीं पर लिखा है इस प्रकार से कि साइन इनवर्स 1/2, तो आप इसे ना y मानकर चलो, फिर भाई साइन को ना उधर लेते जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर 1/2। अब आप भाई पता लगाओ कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वहां से आप y का मान निकाल सकते हो, या भाई आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, कोई बहुत बड़े सवाल है नहीं ये वाले। ठीक है, तो माइनस लगा लो और वैल्यू हो गई π/6 की, और भाई यही हमारा मान हो जाएगा। मान भाई जो हमारा ये मुख्य मान है ये हमेशा इस वाले मान के बीच में ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। मतलब भाई -π/2 से +π/2 के बीच की ही वैल्यू हमें लेनी है, तो जो हमारा -π/6 आया है ये इसके बीच की ही वैल्यू है, अर्थात ये हमारा मुख्य मान कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब भाई दूसरा सवाल देख लो, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स में √3/2। देखो कॉस में अगर प्लस की वैल्यू है तो हमें यहां से कोई मतलब नहीं है, अगर वैल्यू माइनस की हो तो आप पहले इन सूत्रों की सहायता लोगे फिर सवाल को हल करोगे, तो भाई सवाल काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। बराबर में आप कुछ भी मान सकते हो, हमने यहाँ x मान लिया है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा cos x, और यहां हो गया √3/2। अब बताओ भाई कॉस में √3/2 किसका मान होता है, तो भाई π/6 का ही वैल्यू होती है यहां पर, तो यहां लिखोगे cos x बराबर cos π/6। फिर आपको ये देखना होता है कि क्या ये वैल्यू जो हमारा cos का मुख्य मान होता है 0 से पाई उसके बीच की है। अगर उसके बीच की है तो आप यहां डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, π/6 आपका आंसर हो जाएगा। अगर बीच की नहीं है तो भाई हमें जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इन सूत्रों को फॉलो करोगे तो भाई आपको कोई भी जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब भाई देख लो तीसरे वाले में लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स और यहां लिखा हुआ है 2, और भाई आपको आंसर निकालना है मुख्य मान, तो आप क्या करोगे, बराबर में x मान लोगे तो कॉसेक जाएगा उधर, तो भाई इस प्रकार से बन जाएगा
कॉसेक में किसका मान 2 होता है? आंसर वही आएगा पाई अपॉन 6। तो आप यहां लिख दोगे कॉसेक से एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक पाई अपॉन 6 और एक्स का मान हो जाएगा पाई अपॉन 6। बस आपको भाई मान निकालते टाइम ध्यान रखना है कि क्या ये वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच की है या नहीं, जो कि भाई कॉसेक के मुख्य मान हमने आपको सूत्र में लिखवाए थे। अगर उनके बीच की वैल्यू है तो भाई समझो ये आंसर सही है। अब भाई चौथा सवाल देख लो, लिखा हुआ है tan इनवर्स में माइनस अंडर रूट 3। अब देखो जो माइनस की वैल्यू होती हैं वही थोड़ी सी कठिन लगती हैं, बाकी भाई जो प्लस वाली वैल्यू होती हैं वो हमेशा आसान ही लगती हैं। अब जो माइनस की वैल्यू आ गई है तो भाई आप यहां क्या करोगे? सूत्र का प्रयोग कर दोगे, माइनस आगे निकल आएगा tan इनवर्स में और यहां आ जाएगा अंडर रूट 3। अब जरा हमें बता दो कि भाई tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है? मान होता है पाई अपॉन 3 का। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब आ जाओ 5वें पर, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2, वो भी माइनस में लिखा हुआ है, माइनस 1/2। कॉस में माइनस बाहर नहीं निकलता है, आपको पाई माइनस करके लिखना पड़ता है और अब यहां प्लस आप लिख सकते हो इस प्रकार से। अब जरा हमें बताओ कि भाई कॉस में 1/2 किसका मान होता है? मान होता है भाई पाई अपॉन 3 का। तो यहां हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3 और भाई आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। अगर भाई आप इस मेथड से सवाल लगाते हो तो आपको ना कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। और अब आ जाओ भाई छठे वाले पर। ठीक है, सब सवाल एकदम एक ही प्रकार के हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे यहां लिखा है tan इनवर्स में -1, माइनस है तो आप माइनस को बाहर निकाल लो, तो माइनस tan इनवर्स और यहां हो जाएगा 1। अब बताओ भाई tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई अपॉन 4 की। तो यहां हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 4 और आपका आंसर आ गया। तो भाई ये हो गया चौथा, पांचवा और छठा। तो भाई जो हमारी पूरी प्रश्नावली है इसी प्रकार के सवालों से भरी पड़ी है। ठीक है, कहीं पर प्लस की वैल्यू है, कहीं पर माइनस की वैल्यू है। तो प्लस वाले तो आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो, लेकिन जहां पर माइनस वाले आप सवाल लगाओगे, आप इस वाले मेथड का प्रयोग करोगे तो भाई आपको सवाल काफी आसान लगने वाले हैं। तो भाई आगे के सवाल आपको ना स्वयं करने होंगे, जो कि भाई काफी आसान है। तो पूरी प्रश्नावली आप स्वयं ही हल कर सकते हो।